जरा जोर से बोलिए, बहरों को सुनाई नहीं देता पटना के। तेजस्वी को तालीम पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं। बिहार की चुनावी तपिश के बीच सियासी पिच पर अब एक और जंग असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस तेजस्वी शुरू हो चुकी है। एक कथित टेप में तेजस्वी ने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट बताया, जिस पर बुरी तरह से भड़के ओवैसी तेजस्वी को खुला चैलेंज देने लगे। साथ ही साथ विक्टिम कार्ड भी खेलने लगे, ये कहते हुए कि उन्हें एक्सट्रीमिस्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो गर्व के साथ अपने मजहब का पालन करते हैं। हम तेजस्वी को बोलेंगे, बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं। ये सोच उस शख्स की है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो एक्सट्रीमिस्ट। कभी तुमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? कभी तुमने देखा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? अरे सुन तेजस्वी, जब भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान के आतंकवाद के उस बुज़दिलाना हमले पहलगाम के बाद, तो जब मैंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान के जालिम लोग बोल रहे थे कि भारत में एक ओवैसी है जो चरमपंथी है। तो मालूम हुआ पाकिस्तान के लोगों की जबान अब तेजस्वी बोल रहा है। तेजस्वी को तालीम पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं। ओवैसी के इन बयानों के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। दरअसल ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने और 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद AIMIM महागठबंधन में शामिल नहीं हो सकी। इसी से जुड़े एक सवाल पर टेप में कथित तौर पर तेजस्वी ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। इसी कथित बयान पर बुरी तरह से भड़के ओवैसी ने किशनगंज की रैली में तेजस्वी को खुला चैलेंज ठोक दिया। यादव 14% है और तेजस्वी 36% यादव को टिकट देता है। याद रखो, जब ओवैसी ने कहा कि 17% का मुख्यमंत्री होगा, अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री होगा, ईसा का बेटा, फातिमा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा, तो लोग इंशाअल्लाह, तो लोगों ने कहा तेजस्वी को बड़ी तकलीफ हुई, वो बहुत परेशान है, ये ओवैसी क्या बोल रहा है। अरे बाबू, ख्वाब देखना गुनाह नहीं है, दुआ करना गुनाह नहीं है। तो बाबू बोलो, याद रखो तेजस्वी, असदुद्दीन ओवैसी को तुमने पहचाना नहीं, तुम जानते नहीं असदुद्दीन ओवैसी को। असद को जानते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को तो उंगलियों में खेल लूंगा इंशाअल्लाह ताला, तुम देखते जाओ। चुनावी माहौल में तेजस्वी और ओवैसी के बीच की इस तकरार से बिहार की सियासत में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। बिहार में सत्ता की इस जंग में जंगल राज को लेकर भी घमासान तेज हो गया है। इसी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव माफिया शहाबुद्दीन के गढ़ में उसके बेटे ओसामा के लिए प्रचार कर रहे हैं, जबकि पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक आरजेडी उम्मीदवार ओसामा को लेकर महागठबंधन पर प्रहार कर रहे हैं। यही अंतर हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया, और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम।
ओसामा के लिए प्रचार कर रहे अखिलेश ओवैसी के भी निशाने पर हैं। ओवैसी अखिलेश के मुसलमानों के हमदर्द होने पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, तो तेजस्वी के ज्ञान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कल तक MY बोलते थे, अब PDA बोल रहे हैं, और PDA में कभी आप लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से कतराते हैं। अब आप मुसलमानों को एक झूठा दिलफरेब बात कर रहे हैं कि मैं अगर सत्ता में आऊंगा तो वक्फ कानून को कचरे के डब्बे में डाल दूंगा। आप बताइए, जो शख्स मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है उसको सेंट्रल लेजिस्लेशन और स्टेट लेजिस्लेशन में फर्क नहीं मालूम। तेजस्वी का कथित आरोप हो या ओवैसी का पलटवार, बिहार की सियासत में इस नए अध्याय से क्या महागठबंधन के चुनावी समीकरणों पर असर पड़ेगा? तेजस्वी के कथित तौर पर ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहने से महागठबंधन का मुस्लिम वोट बिखर सकता है। आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के मतदाता इस सियासी जंग को कैसे लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो ओवैसी इस बात से भड़के हुए हैं कि उन्हें एक्सट्रीमिस्ट यानी कि चरमपंथी कहा गया। चरमपंथी कहा जाता है आतंकियों को जो कट्टरता की वजह से धर्म की आड़ में गलत काम करते हैं, और इसी बात से असदुद्दीन ओवैसी भड़के हुए हैं। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी को वो मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के लिए रैली करने जा रहे हैं, सभा करने जा रहे हैं, यानी कि प्रचार करने जा रहे हैं चुनाव। लेकिन बिहार में दल की बड़ी हुई है। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं जयराम विप्लव, हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुजाता पांडे, हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हाजी नाजिम खान, AIMIM के नेता हमारे साथ हैं, सौम्या राणा स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, और प्रेम कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी, आपसे आज शुरू कर रहा हूं मैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जब जरूरत पड़ी तो मैंने ऐसी बातें पाकिस्तान के लिए कही कि पाकिस्तान ने मुझे चरमपंथी कट्टरवादी कहना शुरू किया, कट्टरपंथी कहना शुरू कर दिया, और आज वही भाषा या वही बोल RJD की तरफ से आ रहे हैं, तेजस्वी की तरफ से आ रहे हैं। जी शुक्रिया। देखिए, एक बात तो क्लियर हो गई कि वो कह रहे हैं कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, और यही बात बीजेपी भी कह रही है। तो बीजेपी के खेमे में होने का ये एक सबसे बड़ा सबूत है, और बीजेपी अपने तमाम राजनीतिक विरोधियों को पाकिस्तान के साथ मिला हुआ बताती है। वही बात असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हैं। तो इस चुनाव में जो बात शुरू में ये 6 सीट मांगने गए थे महागठबंधन के पास कि हमें महागठबंधन में ले लीजिए, 6 सीट हमें दे दीजिए, तो आज समझ में आ रही है कि तेजस्वी ने क्यों नहीं उनको महागठबंधन में शामिल किया। चरमपंथी बोलना, चरमपंथी भारतीय नहीं होता क्या? होता है। चरम भारतीय होना क्या? रोक रहा हूं, अमित शाह कुछ बोल रहे हैं, जरा एक बार सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। भाइयों बहनों, सीतामढ़ी आने वाले दिनों में मिथिलांचल पूरे देश और दुनिया में ज्ञान का केंद्र बनने वाला है। यहां पर लाखों की संख्या में घर घर में पांडुलिपियां पड़ी है, उसमें वेद, उपनिषद, खगोल शास्त्र, गणित, भूमिति, न जाने कितना ज्ञान बिखरा पड़ा है। हम पुनराधाम के मंदिर के साथ साथ मिथिलांचल के ज्ञान को केंद्रित करने वाला एक बहुत बड़ा ज्ञान का केंद्र भारत सरकार 500 करोड़ की लागत से बनाएगी, 500 करोड़ की लागत। और मिथिलांचल का बिखरा हुआ ज्ञान देश और दुनिया को आगे ले जाने का हम काम करेंगे। भाइयों बहनों, राहुल बाबा ने अभी छठी मैया का अपमान किया था।
भाई छठ मैया का अपमान करना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, करना चाहिए। राहुल बाबा, मोदी जी का अपमान करते करते आपने छठ मैया का अपमान किया है। और जब जब आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, जनता ने उसका जवाब आपको हरा कर दिया है। और इस बार तो मोदी जी के साथ छठ मैया का भी आपने अपमान किया है। आने वाले चुनाव में सीतामढ़ी वालों ने इसको याद रखना है। भाइयों बहनों, राम जानकी पथ अयोध्या से सीतामढ़ी तक 550 करोड़ रुपए से बनने वाला है। हम अयोध्या सीतामढ़ी रेल लाइन का 5000 करोड़ से दोहरीकरण करेंगे। डुमरा में मेडिकल कॉलेज नया बन रहा है। झंझारपुर लोखा रेलवे लाइन 550 करोड़ से हो रही है। जल जमाव से सीतामढ़ी को मुक्त करने के लिए 100 करोड़ से पूरा ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं। बेलसन मीनापुर चंदोली घाट अप्रोच रोड हम नया बना रहे हैं। सीतामढ़ी का मुजफ्फर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और नेपाल सीमा से जोड़ करने वाले NH 77 और NH 272 का उन्नयन का काम भी हमारा चल रहा है। पिपराही में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है। शिवहर में मातृ शिशु अस्पताल का नया भवन बन रहा है। और शिवहर में भी हम नई मेडिकल कॉलेज बनाने वाले हैं। और भाइयों बहनों, अभी अभी हमने, हमारी NDA सरकार ने, नीतीश बाबू और मोदी जी ने सभी जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डाला है। डाला है का नहीं डाला है भाई? ये लालू जी के MP मनोज जाकर कहकर आए चुनाव आयोग को, ये 10,000 रुपया वापिस ले लो। मगर जीविका दीदी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए, उनके दादाजी भी आएंगे, 10,000 रुपया आपसे कोई छीन नहीं पाएगा, कोई छीन। और यहां से नहीं अटकेगा। ये 10,000 रुपया के साथ साथ हम आने वाले 5 साल में हर जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया डालने वाले हैं। 2 लाख। जीविका दीदी अपना एक कोऑपरेटिव बनाकर ये पूंजी का उपयोग कर बैंक से लोन लेकर बिहार में हर गांव के अंदर छोटा मोटा गृह उद्योग, कुटीर उद्योग चलाएगी और इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। भाइयों बहनों, हर जिले में एक बड़ी फैक्ट्री और बिहार में 10 औद्योगिक पार्क NDA बनाएगा। 100 MSME पार्क बनाएंगे। और मोदी जी ने घोषणा करी है, बिहार में डिफेंस कॉरिडोर भी बनने वाला है। डिफेंस कॉरिडोर। आए दिन ये पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में पहले घुस जाते थे। मुझे बताओ, बेलसन वालों, कभी उनको जवाब देते थे कांग्रेस लालू? अरे जोर से बोलो, देते थे क्या जवाब? उनको बिरयानी खिलाया जाता। उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला किया, एयर स्ट्राइक किया। और बिहार, वहां हमारा पहलगांव में हमला किया। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकियों का सफाया।
और अब मैं बताने वाला हूं कि वहां से गोली चलेगी ना, गोली, तो इसका जवाब यहां से गोले से देंगे, हम गोले से देंगे। मगर विल्सन वालों, ये डिफेंस कॉरिडोर बनने के बाद गोला जो बनेगा ना, वो मेरे बिहार और मिथिलांचल की भूमि पर बनेगा, भूमि पर बनेगा। भाइयों बहनों, किसान सम्मान निधि को हमने 6,000 से बढ़ाकर 9,000 तक किया है। सभी फसलों को 2,400 रुपया कर हमने इसकी खरीदी भी चालू करी है। 50 लाख नए गरीबों के आवास बनाए जाएंगे और पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर चारों एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। अभी ये राहुल बाबा कल आए थे, उन्होंने सवाल किया कि मोदी जी आपने क्या किया है। अब राहुल बाबा ने सवाल पूछा है, जवाब तो बनता है या नहीं बनता है भाई? अरे जोर से बोलो, बनता है या नहीं बनता है? राहुल बाबा, मैं तो बनिए का बेटा हूं, जवाब लेकर आया हूं। तो अमित शाह को आप सुन रहे थे, आज सीतामढ़ी में वो हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ठीक इसी तरीके से सभी नेता बिहार में इस वक्त चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। अखिलेश यादव आज शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के लिए प्रचार करेंगे, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई जैसा नाम वैसा काम। लेकिन दूसरी तरफ लड़ाई तेजस्वी और असदुद्दीन ओवैसी की आमने सामने की शुरू हो गई है। प्रेम कुमार जी इस पर बोल रहे थे। प्रेम जी, आपको बीच में रोकना पड़ा, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, मैं वही कह रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी जी को उनकी भाषा और बीजेपी की भाषा एक जैसी हो गई है और सत्ताधारी दल के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं या तेजस्वी और विपक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनका मुकाबला सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ नहीं है, विपक्ष के गठबंधन से है। तो जो बात वो चाहते हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, वही बात सत्ताधारी दल चाहता है। तो लामबंदी जो है वो स्पष्ट हो गई है। और चरमपंथी होने का मतलब ये नहीं कि भारतीय नहीं है। आपने भारत के लिए आवाज उठाई, ये आपका कर्तव्य था ओवैसी जी, हम सबका कर्तव्य था। पूरे देश ने उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ में एकजुटता दिखलाई थी और देश, आप निश्चित रूप से आपने सराहनीय काम किया। लेकिन जाहिर बात है कि चरमपंथी होना एक अलग बात है। केवल चरमपंथी क्यों कहेंगे बोलना? प्रेम जी, पूरे भारत, असदुद्दीन ओवैसी क्या चरमपंथी हैं? अगर आप लोगों को लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी हैं तो बता भी दीजिए देश को आज कि क्यों चरमपंथी हैं असदुद्दीन ओवैसी। देखिए, जो कोई भी व्यक्ति चरमपंथी कौन होता है? जो नए विचारों का स्वागत नहीं करता, किसी ग्रंथ से उसके विरोध, उसी के हिसाब से चलना चाहता, महिलाओं को बराबरी देने की बात नहीं करता, समाज में सकारात्मक परिवर्तन के साथ नहीं होता, रूढ़िवाद के साथ चलता, यही है कट्टर। उसको रूढ़िवादी कहते हैं जी सर, उसको रूढ़िवादी कहते हैं। चरमपंथी की परिभाषा आप गलत तरीके से समझा रहे हैं। देखिए, आप अगर असदुद्दीन ओवैसी को आप लोग मान रहे हैं, आपकी पार्टी मान रही है, तेजस्वी यादव मान रहे हैं कि वो चरमपंथी है, तो बताइए कि चरमपंथी क्यों है असदुद्दीन ओवैसी? तो मैं तो कह रहा हूं, कट्टरपंथ और चरमपंथ लगभग एक जैसी बातें हैं। कट्टरपंथ के लिए जब कोई हथियार उठा ले, जब कोई आक्रामक बात बोले, ये सारे चरमपंथ के लक्षण हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कौन सा हथियार उठा लिया है? चुनावी मैदान में सब बोलते हैं, सब लड़ते हैं। नहीं, आप ओवैसी हैदराबाद से आकर बिहार में लड़ रहे हैं, उनकी मर्जी, उनकी पार्टी है। लोग वोट देंगे तो उनको उनके नेता जीत जाएंगे, उनके उम्मीदवार जीत जाएंगे। वोट नहीं देंगे तो नहीं जीतेंगे। आप लोग चरमपंथी क्या देंगे, कट्टरपंथी क्या देंगे, एक्सट्रीमिस्ट क्या देंगे? सुन लीजिए, आपने खुद ही कई बार डिबेट्स किए हैं जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के भाई के उस बयान को कि कुछ समय के लिए पुलिस हटा दो, ये सारी बातें, वो चरमपंथ का ही उदाहरण हुआ करता था। आज मुकर क्यों रहे हैं? जी ठीक है, हाजी नाजिम खान जवाब दीजिए।
हाँ जहां साहब देखिए, जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पाकिस्तान को घुटने पे टिका दिया, पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजाया, और आज यहां पर चरमपंथी की भाषा वाली बात करते हैं, एक इल्जाम लगाते हैं दाढ़ी टोपी वाले पे, और जो 5 वक्त का नमाजी है उसको लेकर इस तरीके की बात कर रहे हैं। भाई आपको याद है जहां साहब महाभारत के अंदर भी पांडवों ने जिस तरीके से कौरवों से 5 गांव मांगे थे और कहा था कि आप हमें 5 गांव दे दीजिए, लेकिन कौरव अहंकार में डूबे हुए थे और उन्होंने 5 गांव नहीं दे। तो आपने देखा किस तरीके से कौरवों का क्या हुआ। वहीं पर हमने 6 सीटें ही तो मांगी थी, अरे 6 सीटें मांगी थी और कहा था कि सेक्युलरिज्म जो वोट है वो एक साथ जो रहे। लेकिन यहां पर जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिस तरीके से चरमपंथी कहकर यहां पर संबोधित करा गया, यह भारत की 140 करोड़ की आबादी का अपमान करने वाली बात है। अरे भाई हम तो अपने देशभक्ति के सबूत देते रहे, लेकिन आप लोग हमारी वोट लेकर गद्दी पर बैठते रहे और हम लोगों से आप चरमपंथी वाली बात करते हैं। ये कितना शर्मनाक बयान है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इनकी आंखों में खटक रहे। भाई क्यों खटक रहे? क्योंकि वो देश हित की बात करते हैं, भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट लेने की बात करते हैं, मुस्लिम को ऐसे जो बराबरी का हक है वो देने की बात नहीं करते। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सही कहा, यहां सीमांचल का बेटा इंशाल्लाह देखिए यहां पर बिहार का मुख्यमंत्री के लिए आगे आएगा। सही तो कहा मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, लेकिन ये चरमपंथी की जिस तरीके की भाषा इन्होंने कही है, तो मैं कहता हूं कि इन लोगों को एक्सपोज कर दिया गया पूरे देश के अंदर। देख लिया देश ने कि किस तरीके से एक दाढ़ी और टोपी वाले को ये किस तरीके से चरमपंथी कहते। भाई अगर दाढ़ी हमारे चेहरे पे और सर पे हमारी टोपी है तो हम लोगों को आप चरमपंथी कहेंगे? अरे भाई हम लोगों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। भाई आप यहाँ दिल्ली से लेकर लाहौर, हाजी साहब, हमारे अपने उलेमाओं ने, हाजी साहब, आप लोगों ने तेजस्वी यादव का जो कथित टेप है उसकी बात को दिल पर ले लिया। यहाँ चुनाव में तो लोग क्या क्या नहीं कह दे रहे और चरमपंथी कहने पर आप बुरा मान गए। वो कह रहे प्रेम कुमार जी कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई जो भाषा बोलते हैं, जब वो कहते हैं कि कुछ देर के लिए पुलिस हटा के देखो हम बता देंगे क्या है, तो ये एक्सट्रीमिज्म ही है, ये चरमपंथी है। यानी कि विचारों में तो आपके चरमपंथ है जो आपकी जुबान से बाहर निकलता है। और बात अगर सिर्फ 6 सीट की है तो 6 सीट जीतकर आप तेजस्वी यादव को हरा देंगे क्या? हाँ जहाज साहब देखिए, भाई अभी आपने देखिए अकबर ओवैसी साहब की बात कही, तो मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो आप देखें ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को किस तरीके से पाकिस्तान एहसान नहीं किया ओवैसी साहब ने। हाँ सुन तो लीजिए, एहसान थोड़ा ना किया ओवैसी साहब ने, असदुद्दीन ओवैसी ने एहसान थोड़ा ना किया। भाई भारत के नागरिक है वो। हाँ भारत के सांसद है वो। कितनी अच्छी बात कही। तो पाकिस्तान के खिलाफ जब बोलना होगा तो उन्होंने बोला। हाँ झा साहब, अभी आपने कहा कि भारत के नागरिक है, तो फिर उन लोगों को किसने अधिकार दिया जो चरमपंथी की बात करते हैं? यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हक की बात करते हैं, सबको न्याय की बात करते हैं। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं और आरजेडी और विपक्षी, हाजी साहब, विपक्षी दलों का आरोप है कि ABCDE टीम है आप लोग। आप बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम वोट बैंक बटे, आप भी चाहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक बटे, इसलिए आप पाकिस्तान को भी आपने चुनाव में लेकर आ गए। हाँ झा साहब, सोमैया राणा जी, क्या पाकिस्तान को बिहार चुनाव में लाना इसलिए जरूरी है कि वोट बैंक बटे या वोट बैंक एकजुट रहे? विद्यानाथ जी, पहले तो मेरा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि बात इतनी देर से चल रही थी कि आपने बताया कि वो पीडीए में ये ओवैसी साहब ने, अभी आपने बयान सुनाया कि पीडीए में एम नहीं है, मतलब मुसलमानों की बात नहीं गई उनके मुताबिक, जबकि अल्पसंख्यक में सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान है। तो जब इतनी सारी खामियां थी तो आप 6 सीटें क्यों मांग रहे थे ऐसी पार्टी से? भाई आपको तो ये ऑफर ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपको तो पहले से ही ये बात लग रही थी। तो मतलब ये हुआ कि अगर वो 6 सीटें हम दे देते हैं MIM को तो वो सारे दाग धुल जाते, बिल्कुल सब कुछ सही रहता। नंबर 2 बात, मैं अभी पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रेम कुमार जी की बात सुन रही थी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा और यही मेरा सवाल है कि आपकी एक्चुअल लड़ाई किससे है? जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको हटाने की मुहिम के लिए आप आए हैं, या जो सेक्युलर पार्टी आना चाहती है
सत्ता में, यानी कि तेजस्वी यादव और गठबंधन की कौन सी सेक्युलर पार्टी जो सत्ता में आना चाह रही है, कौन सी सेक्युलर पार्टी उसके लिए सोमैया आप जी? उसको सत्ता में आने से रोकने की मुहिम पर है। भाई मुहिम तो दो ही तरीके की हो सकती है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो अखिलेश यादव जी से शुरुआत होती है, उसी तरह बिहार में आपने शुरुआत कर दी तेजस्वी यादव जी का विरोध करके, फिर आप महाराष्ट्र जाते हैं तो आप गठबंधन का विरोध करते हैं। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, ऐसे मत बोलिए बीच में। हाजी साहब बीच में मत बोलिए। देखिए कहीं ना कहीं इस बात की, अगर कोई भी इन पर ये लांछन लगाता है या इल्जाम लगाता है कि आप बीजेपी की बी टीम हो, तो आप उसको साबित करो कि आप नहीं हो। ये तो आपका कर्तव्य है, लेकिन आप इस तरीके की बात करते हैं आकर के। उत्तर प्रदेश में आए आजमगढ़ से आपने बिगुल बजा दिया अखिलेश यादव जी के खिलाफ, जबकि सत्ता योगी आदित्यनाथ जी चला रहे थे। तो आप अपनी पहले देश को आगे ले जाने की बात करते, वहां पे आप लोगों ने चरमपंथी कहकर देश का जिस तरीके से मतलब आपका ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जनता ये स्वीकार नहीं करेगी, बिहार की जनता समझ गई है और देश ने तो पूरी तरीके से मान लिया कि हाँ देश हित के लिए जो देश की बात करता है उसको आप लोग किस तरीके की बात करते हैं। देश बहुत आगे जा रहा है और जाएगा, तो आप अपनी यही स्ट्रेटेजी इसको क्लियर कर दीजिए। मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, मुझे ओवैसी साहब की काबिलियत पे कोई भी शक शुबा नहीं है, वह काबिल तरीन इंसान है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप वो जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत कुछ तो चरमपंथी की जो भाषा जो इस्तेमाल करी गई है, ये बता दीजिए ना, चरमपंथी की भाषा जो इस्तेमाल करी गई है, अरे क्यों करी गई है, क्यों करी गई है, बता दीजिए। फिर भाषा पर आएंगे ये बता दीजिए, क्या दाढ़ी टोपी वाले को देख के दिक्कत पैदा हो जाती है कि हाँ देखिए वो किस तरीके से नेतृत्व कर रहा है। अरे यही दिक्कत आप लोगों को आती है, इसलिए आप अपने पीडीए में किसी भी मुस्लिम को नहीं लेते। भाई आजम खान साहब के लिए आप नहीं बोलते। भाई देखिए हम लोगों ने बोला आजम खान साहब के लिए, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से मुस्लिम वोटों को लेकर मुस्लिम समाज को, रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। भाई आप सबका चेहरा देख लिया आपने, भाई चरमपंथी और चुनाव नहीं जीतने देंगे, जब ये दोनों बातें सामने आती हैं तो एक बात ये समझ में आती है कि ओवैसी अपना ग्राउंड तलाश रहे हैं, तेजस्वी यादव उसमें कहीं आड़े आ रहे हैं और इसीलिए ओवैसी को लग रहा है कि तेजस्वी यादव उनका वोट काट सकते हैं और ओवैसी को लग रहा है कि ओवैसी का वोट भी कटेगा, तो इसीलिए दिक्कत बिहार में हो रही है। लेकिन जयराम विप्लव जी, क्या ये जो आपसी लड़ाई दिखाई दे रही है ओवैसी और तेजस्वी की, इसमें एक तरफ आप और ओवैसी साथ में बैठे हुए हैं, एक पर्दे के पीछे एक पर्दे के सामने, दोनों मिलकर बैटिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी हैं जो हर हाल में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उसके लिए चाहे कथित तौर पर जो ऑडियो सामने है उसमें ओवैसी को कट्टरपंथी चरमपंथी कहना पड़े तो उन्हें गुरेज नहीं है, जबकि मुस्लिम वोट बैंक ही उनकी जीत की वजह हो सकती है। विद्यानाथ जी, आज मुझे बड़ा आश्चर्य है और थोड़ा सुकून भी है कि ये पहली शायद ऐसी डिबेट होगी जब ओवैसी के खिलाफ आधे घंटे तक मैं चुपचाप बैठा हूं, लेकिन हमारा काम बाकी दल के लोग कर रहे हैं, राजद वाले कर रहे हैं, सपा वाले कर रहे हैं, क्योंकि उनके भाई जब उस भाषा में बात करते थे, हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं, देश में 15 मिनट की बात तो वैसी लगातार करते, घुमा फिरा करके चुनावी सभाओं में वो इसका इस्तेमाल करते रहे। उत्तर प्रदेश का याद करिए आप उनका बयान कि भाई बाबा और योगी चले जाएंगे मठ में तो कौन बचाएगा। तो ये धमकियां देना, कट्टरपंथी बातें करना, देश के दो समुदायों के बीच में आग लगाने की कोशिश करना, इसके खिलाफ तो मुखरता से केवल भारतीय जनता पार्टी ही बोलती रही। हमारे सामने स्पष्ट रूप से इनके ऊपर बात होती थी, लेकिन आज ये लोग बोल रहे हैं। ये लोग क्यों बोल रहे हैं? और इनके प्रेम कुमार जी के तर्क को अगर हम मान लें तो फिर तो जब वो बी टीम ए टीम की बात करते हैं तो फिर उनको किसने कहा? क्या तेजस्वी यादव का एक्सट्रीमिस्ट वाला बयान वो भाजपा में देने के लिए कहा? भाजपा के कहने पर तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं क्या? तो अपने ही फंदे में ये लोग फंस रहे हैं। केवल और केवल मुस्लिम वोटों की लड़ाई है। एक के पास MY है जिसमें एक M है और दूसरे के पास AIMIM है जिसमें डबल M है। तो कौन कितना बड़ा मुसलमान हितैषी बनना चाहता है, कौन कितना कट्टरपंथी बातें कर सकता है, हाजी को डाउन कर दीजिए। कौन
हिंदुओं के खिलाफ कितनी जहर उगल सकता है। तेजस्वी की पूरी पार्टी को राम मंदिर पर दिक्कत है, उनके प्रत्याशियों को हिंदू देवी देवताओं पर दिक्कत है, उनको हमारे धार्मिक ग्रंथों पर दिक्कत है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। वही काम ओवैसी भी करते हैं। आज इसलिए लड़ाई है, ओके 17% की लड़ाई है। मैं लौट कर आऊंगा आपके पास। हाजी नाजिम खान, लगातार मत बोलते रहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं इस तरह अगर कोई पैलेस करता है तो उसका ऑडियो डाउन रखता हूं। आपको पता होगा बिना मतलब में अपनी एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हैं। उंगली उठाएंगे, मैं आपके पास आऊंगा, बारी बारी से सब अपनी बात रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं, किसी को समझ में नहीं आता। सुजाता पांडे जी, ये लड़ाई क्या है असल में? ये मुस्लिम वोट बैंक को बचाए रखने के लिए, अपने पाले में रखने की लड़ाई है, या फिर बिहार में सच में असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी को जितना वोट मिल जाएगा उतना बीजेपी को फायदा हो जाएगा, और इसी बात से आरजेडी या समाजवादी पार्टी या विपक्षी दल तिलमिलाए हुए हैं। देखिए, मुसलमानों की आबादी बिहार में तकरीबन 17-18% हो, कुछ लोग के हिसाब से 20% तक भी, 22% तक भी है, और तकरीबन 50 से 60 ऐसी सीटें हैं जहां पे मुस्लिमों का प्रभाव है। 24 असेंबली सीट ऐसी है जहां पे मुस्लिमों का सबसे ज्यादा प्रभाव है। सीमांचल उसमें आता है जहां जिस तरफ से तकरीबन 46% मुसलमान उधर रहते हैं। तो ये सारी लड़ाई जो हो रही है ना, मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी कौन है, इस बात को लेके हो रही है। तेजस्वी यादव जानते हैं कि वो बैकफुट पे है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुसार टिकटें नहीं दी, सिर्फ 18 टिकटें दी। वही जो यादव है उनको 52 टिकटें, यानी कि यादवों की आबादी और मुसलमानों की आबादी में जो कंपैरिजन करेंगे तो यादवों को 3 गुना ज्यादा टिकटें दी गई हैं। तो सवाल तो मुसलमान भी पूछ रहा है कि क्या हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए है, और वही सवाल असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए कर रहे हैं। ये तो होता ही है चुनाव में। लेकिन जो ये मिर्ची लगी है को कि ये एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हैं ओवैसी को, तो सबसे पहले मैं मानती हूँ कि वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। हाँ, वो अपनी जो मुसलमानों की राजनीति है वो करते हैं, और वो पार्टी भी उसी का रिप्रेजेंटेशन करती है। एक्सट्रीमिस्ट होते तो शायद पहलगाम में पाकिस्तान के साथ खड़े होते, जैसे कि महागठबंधन के सारी पार्टियां खड़ी थी, वो पाकिस्तान से सवाल पूछने के बजाय हमसे पूछ रहे थे कि हमारे कितने जट गिरे। ओवैसी का तो कम से कम मैंने ये ऐसा कोई सवाल नहीं सुना कि हमारे कितने जट गिरे। उन्होंने इनफैक्ट उसका उत्तर दिया था कि उनसे पाकिस्तान से पूछो कि उनके कितने जट गिरे। तो खैर, ये तो राजनीति में होता रहता है, चुनाव में ये सब चलता रहता है। मेन मुद्दा ये है कि ये जो जितनी भी ये जो हम राजनीतिक समीकरण देख रहे हैं कि मुसलमान किसके साथ जाएगा, किसका वोट कौन काटेगा, मैं मानती हूँ कि जब तक मुसलमान, चाहे वो बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो या पूरे भारत का हो, सिर्फ भाजपा को रोकने के लिए वोट करता रहेगा, तब तक वो सिर्फ दरी बिछाता रहेगा, क्योंकि उसकी जो पावर नेगोशिएशन है वो उसी वक्त खत्म हो जाती है जब वो सिर्फ वक्त वोट के भावनात्मक मुद्दों पे वोट करता है। वो जानता है कि तस्वीर में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब वो कहते हैं कि हम भी आएंगे तो बिल फाड़ के फेंक देंगे, तो फिर बोलता है भाई तेजस्वी यादव ही हमारा हीरो। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि SIR में मुसलमानों का नाम काट रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी हीरो हो जाता है। ओवैसी कहते हैं कि दाढ़ी टोपी वाले को एक्सट्रीमिस्ट बोले तो ओवैसी हीरो हो जाते हैं। तो मुसलमानों को डिसाइड करना है कि उनका नेता कौन होना चाहिए, जो उनको टोपी पहना के अपना राजनीतिक जो जमीन है उसको तलाशे, कि उनके मुद्दों की बात करे। ठीक है सुजाता जी, मैं लौट कर आऊंगा। संदीप त्रिपाठी जी, अगर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, ई टीम है, जो भी आप लोग बोलते हो, तो आप लोगों के पास तो एक मौका था सर। खुद असदुद्दीन ओवैसी चलकर आए थे तेजस्वी के पास कि हमको कुछ सीटें दे दो, हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे। ये बी टीम, सी टीम, ई टीम खत्म हो जाती, आप सब लोग एक साथ मुस्लिम वोट बैंक के लिए एक ही जगह खड़े होते, ये कम से कम लड़ाई नहीं होती। विद्यानाथ जी, 2 चीजें। एक बात तो, पहली बात तो अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा जो आप लास्ट में हमसे बुलवा रहे हैं सर, कोई अगर निजी रंजिश हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दर्शक देखे, मतलब कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपने भाजपा के संदीप भाई, आपको पता है निजी रंजिश आपसे मेरी है नहीं, मेरी भैंस खोलकर आप ले नहीं गए, मेरी जमीन पर आपने कब्जा किया नहीं है। आप पैनलिस्ट हैं, मैं एंकर हूँ, हम दोनों बैठते हैं पैनल में, बात करते हैं। मेरा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। आखिरी में कई बार इसलिए आता हूँ क्योंकि आपको पता है जब मुद्दा सीधे कांग्रेस से जुड़ा हुआ होता है तो सबसे पहले कांग्रेस के पास ही आता हूं। लेकिन आज आपसे पहले असदुद्दीन ओवैसी और आरजेडी को लेकर बड़े सवाल उठ रहे थे, इसलिए उनके पास गया। अमित शाह की आज रैली हो रही थी तो उनको सुनाना पड़ा, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। संदीप भाई, आप इतने देर से बैठ रहे हैं, आप इस तरह की बातें करते हैं, अच्छा
नहीं लगता, और मेरे आपके बीच में कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, हम दोनों भाई भाई हैं। आप अपनी बात कहिए। अब सर मैंने बात ये क्यों कही, अभी देखिए आपने भाजपा के 2 प्रवक्ताओं को बुला दिया। अब सुजाता पांडे जी ने कहा कि पूरा विपक्ष जो है वो ओवैसी जी सवाल पूछ रहे थे पाकिस्तान से और विपक्ष पूछ रहा था हमसे मतलब हम तो भाजपा से पूछ रहे थे। भाई हम पॉलिटिकल एनालिस्ट से, राजनीतिक विश्लेषक से सवाल नहीं पूछ रहे थे। अब सुनिए ना, अभी आपने कहा सेना से पूछ रहे थे, भारतीय सेना से पूछ रहे थे, मतलब भारत की जनता से। एक सेकंड, अब सर देखिए सर, रिक्वेस्ट है सर, अब देखिए तो इसे भी लास्ट में शांत कराइए। मैंने शांति सुना, मैंने सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट करूंगा संदीप जी, लेकिन अगर आप मुद्दे पर रहेंगे, आप पर्सनल क्यों हो जाते हैं? सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर समाजवादी पार्टी के लिए बोलती है, बीजेपी के लिए बोलती है, कांग्रेस के लिए बोलती है, किसके लिए बोलती है? भाई इस बात के लिए वो आजाद है। आपको जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बुलाया है और जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं उसी को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी BCDE टीम है तो आप लोगों के पास मौका था, आप उनको अपनी टीम में शामिल कर लेते, ये झंझट खत्म, सारे मुस्लिम वोट बैंक पर आप लोगों का कब्जा होता। अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैं उसी बात का जवाब दे रहा था कि जिस तरीके से रूप बदल कर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग माध्यमों से लोगों को भेजती है, बैठाती है, वैसे ही ओवैसी जी हैं। तो हमारे यहाँ एक बात कही गई है कि जो सामने वाला दुश्मन, दानेदार दुश्मन बढ़िया होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, दानेदार दुश्मन जो सामने से लड़ने वाला होता है वो बेहतर होता है, लेकिन जब पीठ पीछे वाला एजेंडा चलाने वाला होता है वो घातक होता है सर। अब देखिए अभी 3 चीजें, ओवैसी जी ने 5 सीटें जीती 2020 के चुनाव में, 4 सीटें कहां, वो 4 विधायक कहां गए सर? नीतीश जी के साथ गए ना सर, मतलब एनडीए में गए ना, तो मतलब विधायक जिताने का क्या फायदा? आप देखिए वो चारों विधायक करते रहे, वो चारों विधायक एनडीए के ही थे, जेडीयू के ही थे। अब सर वो चारों लोग जेडीयू के ही नेता थे जो MIM की टिकट पर चुनाव लड़े थे। अरे तो फिर तो यही तो कह रहे हैं भैया, आप क्या कह रहे हैं आप समझिए। मूलतः वो लोग जेडीयू मानसिकता विचारधारा से बिलोंग करते थे। महाराज यही बात मैं कह रहा हूं, मैं आपको भी कह रहा हूं कि आपको अगर लगता है कि कोई बीजेपी विचारधारा का व्यक्ति आपकी पार्टी से टिकट मांग रहा है तो आपको नहीं देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप लोग इतने बड़े मूर्ख हैं, आपके रणनीतिकार इतने बड़े मूर्ख हैं महागठबंधन के, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको टिकट दे दें और किसको टिकट नहीं दें। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि जेडीयू का कोई नेता है, उनकी विचारधारा को रिप्रेजेंट करने वाले उसको टिकट दे देंगे और वो पार्टी में बना रहेगा। जो फायदे के लिए आया है साहब वो फायदा लेकर निकल जाएगा। अरे मेरी बात बोलिए सर, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जैसा भी आपने कहा कि जेडीयू के नेता थे, तो जेडीयू तो एनडीए में थे ना, एनडीए के हिस्से, एनडीए के विचारधारा के लोगों को अगर आप टिकट दे रहे हो, उनको विधायक बना रहे हो, फिर वापस चले जा रहे हैं, तो आप एक तरफ कहते हो जो भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व नहीं देती है मुस्लिम समाज को, एक भी टिकट नहीं देती है, वो इनडायरेक्ट में आपके नाम पर चुनाव लड़ाकर फिर अपने साथ मिला लेती है, तो क्यों मुस्लिम समाज आपको वोट दे? पहला सवाल। दूसरा सर, मेरी बात पूरी हो जाए, रिक्वेस्ट मैंने बहुत शांति से सुना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो जेडीयू में शामिल नहीं हो गई ना संदीप जी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो जेडीयू में शामिल नहीं हो गई। आपके भी कई नेता बीजेपी में चले गए, आपके भी कई नेता बीजेपी में चले गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए, विधायक बन गए, तो इसके लिए क्या राहुल गांधी को दोषी मानते हैं आप लोग? करके आरजेडी में भैया बोल लीजिए, अब नहीं बोलेंगे ही नहीं, आप कर लीजिए डिबेट। क्या तरीका है यार, क्या तरीका है? कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ संदीप त्रिपाठी। आपको सर 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, आप कंप्लीट कीजिए, कोई नहीं बोलेगा। सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो अभी आप कह रहे हैं कि कौन चला जाता है कौन नहीं चला जाता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ए और बी जो साबित करने की बात है वो यही साबित करती है। उत्तर प्रदेश आते हैं ओवैसी जी, 100 सीटें चुनाव लड़ते हैं, लगभग 2% वोट काटते हैं, और कौन जीत जाता है? भाजपा। लगभग 50 सीटें ऐसी थी जहां पर जो है गठबंधन, महागठबंधन जो है 500, 1000, 2000, 4000 से सीट हारे। तो आप किसको मदद करा रहे हो? यही आपने बंगाल में किया, यही आप जो है हर ऐसी सीधी लड़ाई होती है या गठबंधन की लड़ाई होती है, वहां
पर जाकर आप जो है गठबंधन के वोट को काटकर भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हो। अब रही बात, आप बताइए 5 विधायक से आप ना वहां पर सरकार बना लेंगे ना आपकी पार्टी बनेगी। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। इतनी देर से आप बोले जा रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप लोगों के पास मौका था। अगर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि मैं आपकी तरफ से ही फायरिंग करने के लिए आपके पास आया हूं, मुझे अपने पाले में ले लीजिए, तो आप लोगों ने उनको लिया नहीं। वो सिर्फ 6 सीट मांग रहे थे, जिन 6 सीटों पर उनको लगता है कि वो जीत दर्ज कर सकते हैं, वो 6 सीट मांग रहे थे, तो वो दे देते, अपने पाले में कर लेते, कहानी खत्म हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। इस वक्त सहरसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। नया विश्व विजेता मिला है और ये गौरव भारत की बेटियों ने पूरे देश को दिया है। आइए जोरदार ताली बजा करके हमारी इन बेटियों का हम सम्मान करें, उनका गौरव करें। साथियों, ये विजय सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है, ये भारत की बेटियों के नए आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। ये छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से निकली बेटियां हैं। ये हमारे किसान, मेहनत मजदूरी करने वालों, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बेटियां हैं। इन पर मुझे गर्व है, पूरे देश को गर्व है। मैं इस चैंपियन बेटियों के माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई